नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अगर आप इस वीडियो पर आई गए हो तो 2 मिनट बात सुनिए। देखिए, हम कभी भी YouTube से किसी ऑनलाइन क्लास को लेते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल का, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे किसी का भी, जो किसी बड़े चैनल ने उसको डाला है। और फिर हम देखते हैं कि एग्जाम में से एग्जाम में उन वीडियो से कितने प्रश्न पूछे गए थे। वो नॉर्मली उन कॉमन प्रश्नों को बताते हैं जिनको लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि हम यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में काफी डिटेल में पूछे जाते हैं प्रश्न। और वो प्रश्न कभी भी कोचिंग वाले नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, उसके रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि वो सोशल मीडिया पे जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वीडियो, उसमें वो हर चीज को नहीं बताते। क्योंकि यदि वो उसमें हर चीज को बताने लग गए ना, तो उनका जो पेड कोर्स है जिसको वो बेचते हैं, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। दूसरी चीज, अगर सारी चीज ऑनलाइन यूट्यूब पर डाल दी जाए तो फिर उनके पास ऑफलाइन कोचिंग में कौन जाएगा। तो ये काफी गहन सोचने की बात है। तो आज से इन्हीं चीजों को मैंने ध्यान रखा। मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की और ऑनलाइन पढ़ता था। फिर उसके बाद में जब कंपटीशन में प्रश्न आते थे तो प्रश्न ऐसे होते थे जो वास्तव में कभी मैंने किसी के पास में पढ़े ही नहीं थे, किसी देखे ही नहीं थे। लेकिन उन्हीं चीजों को मैं किताब में देखता था, बहुत 3 4 5 गाइडों को पढ़ता था, तो उनमें वो चीजें मेरे को मिलती थी। क्यों? क्योंकि मैंने तो खाली यूट्यूब से तैयारी की है और उनमें वो चीजें नहीं मिल रही है। लेकिन मैं यदि 4 5 6 किताबों को पढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में वो टॉपिक मुझे निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें पढ़ने का क्या फायदा, जहां हमें सिर्फ वही चीज सिखाई जाती है जिसको हम पहले से ही जानते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने भी ये सोचा क्यों ना मैं भी एक इस तरह का यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं जिस पर उन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए जो हमें 5 6 किताबों को पढ़ने के बाद मिलती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने भी एक नए यूट्यूब चैनल की आज से शुरुआत की है। और मैंने भी किसी एक टॉपिक को तैयार करने के लिए कम से कम 3 4 गाइड का यूज मिले, 3 4 प्रकार की जो गाइड है उनको पढ़ा है। और उनको पढ़ने के बाद में मैं भी चाह रहा हूं कि मैं भी एक इस तरह से वीडियो बनाऊं जिसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। एग्जाम में प्रश्न वो नहीं पूछे जाते जो नॉर्मली सब जानते हैं, क्योंकि वो सरल प्रश्न होते हैं। काफी डीपली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैंने आज से स्टार्ट किया मध्यकाल भारत। और मध्यकाल भारत का पहला ही जो टॉपिक है वो अपना है सिंध पर अरबों का आक्रमण, या अरबों का सिंध पर आक्रमण। इस टॉपिक को एक्सप्लेन के साथ में डिटेल में पढ़ेंगे और कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से इसमें से पूछे जाएंगे, उन सारी चीजों के ऊपर इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ। देखिए, सिंध पर अरबों का आक्रमण, यहां हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखने की ये बात है कि इनमें से कौन कौन सी चीज हमें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न ही हमारा परीक्षा में ये बन जाता है कि सिंध पर अरबों ने जो आक्रमण किया था ना, इसके बारे में हमें जानकारी का स्रोत क्या है, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, यानी हमें कहां से पता चलता है इस चीज के बारे में, जानकारी का स्रोत क्या है। तो पहला ही प्रश्न लगभग काफी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो इसका जो स्रोत है वो क्या है, चचनामा। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, चचनामा। अब काफी बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि चचनामा वास्तव में जो मूल किताब थी वो किस भाषा में थी। तो चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है, अरबी भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है, अरबी भाषा का ग्रंथ है ये, अरबी भाषा का। ध्यान दीजिए, इसका जो मूल लेखक था, कौन, मूल लेखक यानी इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था, उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है कि वास्तव में इस चचनामा को किसने लिखा। इतना तो पता ही अरबी भाषा में लिखा गया, इसको किसने लिखा। तो इसके बारे में हमारी जो किताबें हैं वो सब मौन है, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं। इसलिए हमें इस किताब में भी हमें क्या मिलता है कि इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। दूसरी चीज, कहीं कहीं पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस चचनामा का जो लेखक है, इसका जो लेखक है वो कौन है। वो आपने निश्चित रूप से ये जरूर पढ़ा होगा, अली अहमद। क्या नाम पढ़ा आपने, अली अहमद। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, वास्तव में बात सही है कि अली अहमद ने चचनामा को लिखा, लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं। पूरी जानकारी ये है कि जो मूल ग्रंथ लिखा है ना चचनामा, इसको वापस से अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति कौन था, अली अहमद।
इसीलिए आपको यह मिलता है कि चचनामा का लेखक है ना अली अहमद है, जबकि वास्तविकता यह है कि अली अहमद ने अरबी ग्रंथ को वापस पुनः उसी अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था। फिर इसके बाद में यह प्रश्न पूछा जाता है या फिर आपको जानकारी रखनी चाहिए कि इसी चचनामा का दोबारा से अनुवाद हुआ है। पहली बार तो किसमें हो गया, अरबी में पुनः किया अली अहमद ने, लेकिन इसी चचनामा का एक और अनुवाद हुआ है, और जो किस भाषा में हुआ है, फारसी भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है, फारसी भाषा में। और इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अली कूफी ने किया। किसने किया है, अली कूफी ने किया है। तो ये कूफी वर्ड जो है ये आप विशेष कर ध्यान रख लेना, क्योंकि कहीं अली कूफी लिखा है, कहीं अली बकर कूफी लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, चचनामा जो वास्तव में अरबी भाषा का ग्रंथ है, इसका वास्तविक लेखक अज्ञात है, लेकिन पुनः अरबी भाषा से अरबी भाषा में इसको ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति अली अहमद था, और उसके बाद चचनामा को फारसी भाषा में कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला अली कूफी था। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था, और इसकी डेट लगभग आपको पता होगा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो 711 से लेकर 712 ईस्वी की घटना है। कहीं आप इसको दोनों को पढ़ रहे होंगे, कहीं आपने सिर्फ 712 को ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में जो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने आता है वो 711 के अंत तक आता है, यानी कि लास्ट में आता है। लेकिन जब उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी ना, तब कौन सी सन चालू हो गई थी, 712 ईस्वी चालू हो गई थी। इसीलिए इसको 711 712 कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है, एनसीईआरटी मानती है कि इसकी जो वास्तविक डेट है वो क्या है, 712, क्योंकि 712 में सिंध पर पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सत्ता जमा ली थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो आपको इतना डीपली किसी टॉपिक में नहीं समझाया जाता है। हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न को इसमें कवर करेंगे जो आज तक इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा में पूछा गया है और जिनके पूछे जाने की उम्मीद होती है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ जी, इसके बाद में अब हम ये जानकारी इसके और थोड़ी डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपने समझ लिया हो, आप साथ के साथ चाहो तो नोट भी कर सकते हो या फिर आपके साथ वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, अभी भारत पर सबसे पहली बार जो अरबों ने आक्रमण किया था, भारत पर जो आक्रमण हुआ है अरबों का, वो कब हुआ था, आक्रमण, भारत पर आक्रमण किसका, अरबों का। देखिए, सबसे पहली बार जो आक्रमण हुआ वो सन 636 ईस्वी में ही हो गया है। किस ईस्वी में हो गया, सन 636 ईस्वी में। लेकिन उस आक्रमण को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि यह आक्रमण कैसा था, असफल आक्रमण था। कैसा आक्रमण था ये, असफल आक्रमण। इस समय आक्रमण तो हुआ है लेकिन उस आक्रमण को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से 636 ईस्वी में आक्रमण कहां हुआ था, ये बंबई के थाना क्षेत्र पर हुआ है। कहां हुआ है, बंबई के थाना क्षेत्र पर हुआ है, बंबई के थाना क्षेत्र पर। इस समय 636 ईस्वी में बंबई के थाना क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण हुआ और उस समय जो खलीफा हुआ करता था, कौन, खलीफा, तो वो खलीफा कौन था, उमर था। खलीफा कौन था, उमर था। किसका खलीफा है, निश्चित ही अरबों का खलीफा रहा होगा। तो भारत पर जो पहली बार आक्रमण हुआ है अरबों का, वो कब हुआ था, सन 636 ईस्वी में, और कहां हुआ है, बंबई के थाना क्षेत्र पर। उस आक्रमण को इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि वो आक्रमण पूरी तरीके से असफल रहा था। तो सफल आक्रमण कब हुआ और आक्रमण का कारण क्या होगा, ठीक है, इन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले, तो ध्यान से देखिए। हाँ जी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आक्रमण का कारण और उद्देश्य, दो चीजें, इनको ध्यान से समझिए। देखिए,
किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करने के पीछे कुछ न कुछ निश्चित रूप से उद्देश्य रहता ही रहता है। ठीक, अब वो उद्देश्य चाहे अपने धर्म की स्थापना हो, चाहे धन प्राप्ति की लालसा हो, या कोई पर्सनल किसी भी कारण से हो सकता है। तो इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। देखिए हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सिंध क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और सिंध जो क्षेत्र है उसको आपने भारत के नक्शे में, उसमें आप देखा होगा, आपको पता होगा कि वास्तविकता में इसकी स्थिति सिंध की कहां पर है। तो जम्मू कश्मीर के पास वाला क्षेत्र है, ठीक है। सिंध क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है। हाँ जी, तो इस वाले क्षेत्र पर सिंध वाले क्षेत्र में यहां एक वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का शासन चल रहा था? ब्राह्मण वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का शासन था? ब्राह्मण वंश। और इस ब्राह्मण वंश की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था? चाच। इस ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी? चाच ने। मैं बात कर रहा हूं सिंध की। तो सिंध क्षेत्र पर एक वंश का शासन चल रहा था और वो ब्राह्मण वंश था, और उसका जो संस्थापक था वो चाच नाम का व्यक्ति था। और इसी चाच का एक पुत्र था। चाच का क्या था? पुत्र था, और जिसका नाम क्या था? दाहिर। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है इस चीज के बारे में। तो चाच के पुत्र का क्या नाम था? दाहिर। तो जब दाहिर का सिंध पर शासन चल रहा था, तो उस समय अरब से आने वाले कुछ जहाज श्रीलंका तक जाया करते थे। अरब की स्थिति कहां है? आपको पता है नक्शे में। और श्रीलंका की स्थिति कहां है? भारत के नक्शे में सबसे नीचे। तो वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र यानी इस सिंध वाले क्षेत्र से गुजरते हुए वो कहां जाते हैं? श्रीलंका तक जाते हैं। और श्रीलंका से जब वो माल भरकर उन समुद्री जहाजों में वापस अरब जाते हैं ना, तो उस समय कुछ समुद्री लुटेरों ने उन जहाजों को क्या किया? लूट लिया था। समुद्री लुटेरों ने जहाजों को लूट लिया था। अरब के लोगों ने दाहिर को पत्र लिखा और कहा कि राजा दाहिर, तुम्हारे क्षेत्र में हमारे समुद्री जहाजों को लूट लिया गया है, इसलिए तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। और यह हर्जाना क्यों दिया गया? इसका भी रीजन है क्योंकि व्यापार करने के लिए जो समुद्री जहाज वहां से राजा दाहिर की सीमा के पास से गुजरते थे ना, उनसे राजा दाहिर टैक्स लिया करता था। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो राजा लेगा जिसको वो टैक्स देते। तो अरबों का कहना सही था, क्योंकि अरबी लोग उनको यानी राजा दाहिर को क्या देते थे? टैक्स दिया करते थे। लेकिन राजा दाहिर ने क्या कहा कि ये तो लूटने वाले समुद्री डाकू है, ये तो मेरे राज्य पर भी आक्रमण कर देते, मैं इसका कोई हर्जाना नहीं दे सकता। इस वजह से जो अरबी व्यक्ति है, जो अरबी शासक था, वो क्या हुआ? क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने कहा कि यदि आप हमारे सामान की, माल की, हमारे जहाजों की रक्षा ही नहीं कर सकते हो, तो फिर हम आपको टैक्स देते ही क्यों है? इस वजह से क्या किया, जो अरब का सूबेदार था, कौन? अरब का सूबेदार। इस अरब के सूबेदार का नाम क्या था? अल हज्जाज। इस अरब के सूबेदार का नाम क्या था? अल हज्जाज। इस अल हज्जाज ने अपने खलीफा, मुसलमानों में जो सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है वो खलीफा कहलाता है, ये आप जानते हो। तो खलीफा से कांटेक्ट किया, और खलीफा का नाम क्या था वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खलीफा का नाम था वाहिद। तो अरब का सूबेदार अल हज्जाज, ठीक है। इस अल हज्जाज ने खलीफा वाहिद को सूचना पहुंचाई कि राजा दाहिर जो है वो हमारे माल का हर्जाना देने को तैयार नहीं, तो हम उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो खलीफा ने कहा हाँ, हम आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि उसने हमारी बात नहीं मानी है। वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आक्रमण का क्रम क्या होता है वो सुनिए। इसको यहां से हटा देते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। हर एक पॉइंट और हर टॉपिक पर हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है।
ये 636 वाला आक्रमण कैसा था? विफल आक्रमण था, इसलिए इसको भारतीय इतिहास में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, खाली एक पॉइंट के रूप में माना जाता है। तो अब आक्रमण का समय आ चुका है और आक्रमण करने किससे भेजा जाए, इस चीज पर डिस्कशन किया गया। तो अब कुछ व्यक्तियों के नाम पर डिस्कशन किया जाएगा, इनको आपको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट नाम का जो व्यक्ति था उसका नाम था उबैदुल्लाह। क्या नाम था उसका? उबैदुल्लाह। कहीं आपको अब्दुल्ला भी मिल सकता है। दूसरे नंबर का जो व्यक्ति था उसका नाम था वर्दुल। क्या नाम था? वर्दुल। और जो तीसरे नाम का व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तीसरे नाम का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आक्रमण करने के लिए भेजा जाएगा, किसे भेजेगा? ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सेनापति को जिसने काफी युद्ध लड़े हैं और जिसने काफी युद्धों में सफलता भी हासिल की। जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति को पहले चुनाव किया जाता है, उसी को युद्ध के लिए भेजा जाता है। तो उस समय किसे भेजा गया? सबसे पहले नंबर पे उबैदुल्लाह को भेजा गया। ये कैसा हो गया? विफल हो गया। इसने जो आक्रमण किया वो सक्सेस नहीं हुआ और ये विफल हो गया, नहीं हार गया, तो ये इसका नहीं माना गया। फिर उसके बाद दूसरे का उससे कम अनुभवी यानी सेकंड सेनापति को भेजा गया और ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। तो आपको इन नामों को और इनके क्रम को जरूर याद रखना। पहला व्यक्ति कौन था? उबैदुल्लाह। और दूसरा कौन था? वर्दुल। दो व्यक्तियों को भेजने के पश्चात अब क्या होता है कि हार गए, लेकिन आक्रमण तो करना ही है, जीतना ही है सिंध को। उस समय तीसरे व्यक्ति सामने आया खुद, जिसने कहा कि मैं सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए जा सकता हूं, मैं तैयार हूं, अगर मुझे एक चांस दिया जाए। तो उसको क्या कहा गया कि तुम तो मात्र 17 वर्ष के नवयुवक हो, तुम आक्रमण कैसे करोगे? इतने जो सफल व्यक्ति रहे, इतने अनुभवी व्यक्ति है, वो हार कर आ गए, तो तुम्हारी क्या विसात है या तुम्हारी क्या क्षमता होगी वहां जीतने? उसने कहा कि जब 2 बार हार चुके हैं तो तीसरी बार और आजमा लीजिए, तो हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं। तो इस पर विश्वास करके मात्र 17 वर्ष का था। कितनी एज थी इसकी? 17 वर्ष की। और इसे आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब का जो सूबेदार था ना, अरब का सूबेदार, जिसका नाम अभी अभी बताया आपको, क्या? अल हज्जाज। इस अल हज्जाज का क्या था? दामाद था ये। तो अल हज्जाज ने भी इसको क्या किया? मोटिवेट किया कि मैं अपने दामाद को भेजना चाहता हूं। किसके लिए? खलीफा वाहिद के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कमांड कौन है? खलीफा वाहिद, जिसके कहने पर यह सब शासन चल रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का था, उसको आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। तो आक्रमणों की शुरुआत कब से हो चुकी है? 711 ईस्वी से शुरुआत हो चुकी है। आक्रमणों की शुरुआत कब हो गई है? 711 ईस्वी में। तो 711 ईस्वी के अंतिम समय में, 711-12 ईस्वी में अब आक्रमण करने कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। मात्र 17 वर्ष का था और मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही आक्रमण करना शुरू किया और यहां के कुछ जो क्षेत्र है उनको जीतना उसने स्टार्ट कर दिया। और जो सबसे पहला क्षेत्र उसने मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था वो कौन सा? देवल। सबसे पहला जो क्षेत्र जीता वो कौन सा है? देवल। और ये वही देवल है जहां पर मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी कमांडर था, नेतृत्व करता था, उसने भारत में अपनी सत्ता जमाने का पहला प्रयास किया था। और इसी देवल क्षेत्र पर सबसे पहली बार क्या लगाया गया? जजिया कर लगाया गया। कौन सा कर लगाया गया? जजिया। जजिया कर के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। यदि बाय द वे नहीं जानते हो तो ध्यान दीजिए। ऐसा क्षेत्र जहां पर मुस्लिम शासक का स्वामित्व स्थापित हो जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले गैर मुस्लिम व्यक्तियों से एक धार्मिक टैक्स लिया जाता है, वो जजिया कर कहला जाता है। बात समझ में? गैर मुस्लिम व्यक्ति यानी कि वो जरूरी नहीं केवल हिंदू हो, हिंदू, सिख, ईसाई,
जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन कौन नहीं है? मुस्लिम नहीं है, तो उससे एक धार्मिक टैक्स लिया जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा? उस टैक्स को जजिया कर कहा जाएगा। तो जजिया कर की जो शुरुआत है भारत में किसने की है? मोहम्मद बिन कासिम ने की। और कहां की है? देवल पर। और देवल कहां है? ये सिंध प्रांत में स्थान है। तो आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार जो जजिया नाम का टैक्स लगाया गया वो कहां लगाया गया था? सिंध के देवल क्षेत्र। दूसरा प्रश्न, लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तीसरा प्रश्न, कब लगाया गया था? तो आगे 712 ईस्वी में। इसकी डेट एग्जैक्ट है 712। ठीक, हाँ जी, क्योंकि उसी समय सिंध को फतेह हासिल की थी। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम इस पर विजय हासिल करता है। अब तक की आपको स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखते हैं। देवल या जजिया। हाँ जी, अब देवल को जीतने के बाद में इसको और ज्यादा उत्साह हुआ और धीरे 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 इस और क्षेत्रों को जीतने लगा। तो और इसके जो क्षेत्र थे ना वो कौन थे? देवल के बाद नीरुन, उसके बाद सहवान, उसके बाद सीसम, ये कुछ और क्षेत्र थे जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने फटाफट जिस पर विजय हासिल करता चला गया। कौन है? देवल, नीरुन, सहवान, सीसम, इन क्षेत्रों को भी वो जीतता हुआ चला गया। इसके बाद में एक और क्षेत्र आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, रावर। कौन सा? रावर, जिसे रावर कहो या राबर कहो, एक ही बात है। कहीं रावर लिखा होता है, कहीं रावर लिखा होता है। देवल, नीरुन, सहवान, सीसम और रावर या रावर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राजा दाहिर है वो राजा दाहिर इसी क्षेत्र में रह रहा था और इसी क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है। और ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में लड़ा गया, तो इससे राबर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? राबर का युद्ध। कब लड़ा गया था? सन 712 में। आक्रमण इसके स्टार्ट कब हो गई? 711 से। इसीलिए सिंध पर अरबों का जो आक्रमण ना सन 712 एनसीईआरटी इसकी डेट देती है। ठीक, हाँ जी। तो युद्ध कौन सा होता है? राबर का युद्ध होता है। और निश्चित है आपको पता है इस राबर के युद्ध में कौन जीता होगा? वो मोहम्मद बिन कासिम इस राबर के युद्ध में जीत जाता है। और जीतने के बाद निश्चित है एक की मृत्यु हुई होगी या आत्मसमर्पण किया होगा। हाँ, तो जो राजा दाहिर है ये वीर गति को प्राप्त होते हैं और अब पूरी तरह से अब कौन किसके कंट्रोल में आ गया? सिंध क्षेत्र मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में आ गया। अब राबर क्षेत्र में दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी एक पत्नी थी। किसकी? राजा दाहिर की पत्नी थी और जिसका नाम था रानी बाई। क्या नाम था उसका? रानी बाई। आप इनको व्यवस्थित नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हो या एक कहानी की तरह माइंड में सेट कर सकते हो। ठीक है, इन सभी चीजों को लिखाना संभव नहीं है, इसलिए पॉइंट में यहां पर लिखते हुए जा रहा हूं ताकि आप कहानी को समझते जाओ और साथ साथ नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो राजा दाहिर की पत्नी थी रानी बाई। वो कुछ समय तक युद्ध का नेतृत्व करती है। क्या करती है? इस युद्ध का नेतृत्व करती है। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया है तो निश्चित है रानी बाई भी पराजित होने वाली है। तो कुछ समय पश्चात रानी बाई के नेतृत्व में जो सेना युद्ध लड़ रही थी वो सेना भी खत्म हो जाती है और रानी बाई भी अपने आप को हारता हुआ देखकर क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जोहर। अब सुनिए, भारतीय इतिहास में जो जोहर का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो यहीं से प्राप्त होता है। कहां से? अरबों के सिंध पर आक्रमण से। किस क्षेत्र में? सिंध के देवल क्षेत्र या सिंध क्षेत्र में। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लेस का नाम, स्थान का नाम पूछ ले जाए तो कौन सा क्षेत्र हो? रावर, क्योंकि रावर से ही शासन किया करता था कौन? राजा दाहिर। और ये कौन लेडीज कौन थी? रानी बाई। कौन थी ये? दाहिर की पत्नी थी। इसने जोहर कर लिया था।
ये भारतीय इतिहास में इसका पहला साक्ष्य। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र है जो उसके प्रॉपर वे में उसके अंडर में आ चुके हैं? कौन सा? देवल, नीरुन, सेवान, सिसम, रावर। अब रावर के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है? ब्राह्मणवाद, जिसको ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है। इस ब्राह्मणवाद में जो युद्ध करता है वो कौन है? जयसिंह। और ये जयसिंह कौन है? ये राजा दाहिर का पुत्र है, राजा दाहिर का पुत्र। आपसे यदि प्रश्न पूछ ले जाए कि ब्राह्मणवाद में या ब्राह्मणवाद जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्राह्मणवाद सिंध क्षेत्र से संबंधित है। तो ब्राह्मणवाद में जयसिंह शासन कर रहा था और ये दाहिर का पुत्र था। जयसिंह ने सोचा मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इतनी सारी सेनाओं को उसने खत्म कर दिया, तो मुझे तो जीतने ही नहीं देगा, इसलिए उसने चुपचाप आत्मसमर्पण कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो पहला व्यक्ति जो स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करता है वो कौन होता है? जयसिंह। कौन है ये? राजा दाहिर का पुत्र। किस जगह शासन करता है? ब्राह्मणवाद में। बात क्लियर है? इसके बाद में ब्राह्मणवाद के बाद में कौन सी स्थिति आती है? कौन सा स्थान है? अलोर। इसको आपने कहीं अरोर भी सुना होगा। कौन? अलोर या अरोर। उस समय सिंध क्षेत्र में इस देवल की जो राजधानी हुआ करती थी, इस क्षेत्र की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? अलोर या अरोर नाम की ब्राह्मणवाद दाहिर की जो राजधानी है ये अलोर हुआ करती थी। ये लास्ट मेन इंपॉर्टेंट स्थान है इस सिंध क्षेत्र का, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी विजय हासिल की थी। और इसी स्थान पर विजय हासिल करने के पश्चात उसने कह दिया कि अब पूरा की पूरा सिंध क्षेत्र मेरे कब्जे में, मैं इस पूरे क्षेत्र को जीत चुका हूं। और ये सारी घटना सन 712 की। अब उससे थोड़ी सी और लालसा पैदा होती है, किससे? मोहम्मद बिन कासिम को, इतने क्षेत्र को जीतने के बाद। तो कुछ क्षेत्र उसने और जीतना प्रारंभ किया। उनमें से पहला क्षेत्र था सिक्का। पहला स्थान कौन सा आता है इनके बाद में? सिक्का। ये स्थान कहां है? ये भी उसी क्षेत्र में है। और यहाँ के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने देखा कि सिंध क्षेत्र खत्म हो चुका है, राजा दाहिर मारा गया, उसकी पत्नी मारी गई, उसका पुत्र जयसिंह था, उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, अलोर भी चला गया, अरोर भी चला गया, सब क्षेत्र जा चुके हैं, तो हमें अपनी बर्बादी क्यों करनी है? इसलिए व्यापारियों ने क्या किया? इस सिक्का क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, कबूल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम को सिक्का क्षेत्र पर आक्रमण करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लास्ट में अंतिम जो स्थान है वो कौन सा है? मुल्तान। मुल्तान क्षेत्र। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के जिस क्षेत्र पर अंतिम अभियान किया था, लास्ट में जिस क्षेत्र को जीता था वो मुल्तान क्षेत्र है। कौन सा? मुल्तान। इस मुल्तान से उसे इतना अधिक मात्रा में सोना प्राप्त होता है कि इस क्षेत्र को वो एक संज्ञा देता है। और क्या संज्ञा देता है? स्वर्ण नगर की संज्ञा। यानी कि मुल्तान से उसे इतनी मात्रा में सोना प्राप्त होता है कि इस मुल्तान को वो स्वर्ण नगर कहता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस स्थान को स्वर्ण नगर की संज्ञा दी? और यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के जो नोट्स पेपर पढ़े हैं तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्थान मध्यकालीन भारत में स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता था? ये इतना डीपली प्रश्न पूछा गया था। तो वो कौन सा स्थान था? मुल्तान। ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में एक बात कही थी कि नॉर्मली टॉपिक सब पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना वो डीपली आते हैं। यानी हमें काफी एनालिसिस करने के बाद उन सारी चीजों को समझना होता है। अभी तो काफी चीजें और है जिनको वो नहीं बता पाते। हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जो मैटर तैयार किया वो काफी किताबों के रिसोर्स के आधार पे किया। तो इस स्वर्ण नगर वाले जो स्थान मुल्तान जो है, इसको स्वर्ण नगर की संज्ञा देता है क्योंकि काफी मात्रा में उसे क्या है? सोना प्राप्त होता है। इसके बाद में उसकी जो सिंध विजय वो कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में उसने इस क्षेत्र में एक नगर बसाया है। कौन सा नगर बसाया? वो मंसूरा नगर।
कौन सा नगर बसाया गया? मंसूरा नगर। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंसूरा नगर की स्थापना किसने की, तो मंसूरा नगर की स्थापना किसने की? अरबों ने की। कहां किए? भारत में। और ये मंसूरा नगर क्या है? राजधानी है। किसकी? अरबों की राजधानी है। कहां? अरबों की राजधानी। और कहां है? भारत में। यानी कि अरबों ने भारत में जो राजधानी स्थापित की ना, वो कौन सी है? मंसूरा नगर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और एक स्थान और बसाया था उन्होंने, कौन सा? अल महफूजा। कौन सा स्थान है? अल महफूजा। क्योंकि उस समय प्रतिहारों का शासन चल रहा था, और प्रतिहार जो व्यक्ति थे, जो शासक हुआ करते थे, वो इन पर आक्रमण कर दिया करते थे अरबों पर। तो इन प्रतिहारों से अपनी सुरक्षा करने के लिए एक टुकड़ी इस क्षेत्र में उन्होंने स्थापित कर दी कि ये अग्रिम जो टुकड़ी सेना की, ये उससे युद्ध करती रहेगी और उन्हें युद्ध में उलझाती रहेगी। तो उस समय जो स्थान नगर बसा गया वो कौन सा है? अल मूफा। ये अल महफूजा नगर है। इनकी स्थापना भी किसने की है? अरबों ने की। तो अरबों ने भारत में जो मेन इंपॉर्टेंट नगर बसाए थे वो मंसूरा था और अल महफूजा है। ठीक है, इसको राजधानी के रूप में काम लेते थे और इसको सेना की अग्रिम टुकड़ी को यह स्थापित करके रखा जाता था ताकि उनसे युद्ध किया जा सके। हाँ जी। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो हमने डिटेल में पढ़ी है, और इनमें से प्रश्न आपको लगभग हर परीक्षा में मिलेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक ही नजर में इस पूरे चैप्टर को देखने की कोशिश भी करेंगे। हाँ जी। इन सारी चीजों को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए ताकि आप इनको अच्छे से तैयार कर सको। इन क्षेत्र पर, यानी सिंध वाले क्षेत्र पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है, तो इसके बारे में कुछ इतिहासकार हैं, और इतिहासकारों ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। इतिहासकार तो दो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, दो तीन, उनको आप जरूर ध्यान दीजिए। तो पहले नंबर का जो व्यक्ति है, जो पहले नंबर के इतिहासकार है, उनका नाम है बुलजले हेग। क्या नाम है? बुलजले हेग। इन्होंने कहा है सिंध पर अरबों का आक्रमण एक आकस्मिक कथा मात्र है। आकस्मिक कथा मात्र है। इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखिए। क्या कहा था बुलजले हेग ने, जो इतिहासकार है? उन्होंने कहा है कि सिंध पर अरबों का जो आक्रमण है वो आकस्मिक कथा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या ये कथन स्टेटमेंट सही है या गलत, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा देखिए, पहला हो गया बुलजले हेग। दूसरा जो स्टेटमेंट इनसे संबंध में दिया गया था वो स्टेनले लेनपूल ने दिया था। इन्होंने भी क्या कहा है? परिणाम शून्य विजय कहा है। क्या कहा है? परिणाम शून्य विजय। उन्होंने भी इसे आकस्मिक कथा मात्र, परिणाम शून्य विजय कहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है जो आपका आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा है, सुनिए। उन्होंने कहा है कि सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसका धर्म का प्रचार। अब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक नहीं है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है बुलजले हेग ने, उन्होंने कहा सिंध पर अरबों का आक्रमण आकस्मिक कथा मात्र है। स्टेनले लेनपूल ने भी कहा है कि सिंध पर अरबों का आक्रमण वो आकस्मिक कथा मात्र है, परिणाम शून्य विजय घोषित किया उन्होंने। तो वास्तव में ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कारण ये कि भारत में अरबों के आक्रमण करने से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी।
आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि मुस्लिमों की जो वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी वो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ में हुई थी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रेखे करता है और उसके बाद सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। तब से भारत में मुस्लिम सत्ता यानी प्रभु सत्ता स्टार्ट होने शुरू हुई थी। इन अरबों के आक्रमण करने से इतनी बड़ी कोई सत्ता हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो महमूद गजनवी आया, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी वगैरह आया, ये आप जानते हो। तो इन दोनों का जो स्टेटमेंट है काफी हद तक सही है, क्योंकि उस आक्रमण से यहाँ पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का, उन्होंने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली कोई घटना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो आक्रमण किया था उसका तात्कालिक कारण हमने बताया था कि जो अरबी जहाज है उनको समुद्र लुटेरों ने लूट लिया था, और इसके बारे में राजा दाहिर ने कोई भी हर्जाना नहीं दिया था। उल्टा उसने जो उनको रिप्लाई किया था वो भी व्यवस्थित ठीक नहीं था। तो आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो तो तात्कालिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है, और वो तात्कालिक कारण उनका जहाजों को लूटा जाना था। अब एक प्रश्न परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम हम इसको MBTB कहते हैं, नहीं वो अलग है, हाँ मोहम्मद बिन कासिम, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अरबों पर जो सिंध पर आक्रमण किया है, तो उस समय उसके सेना में क्या क्या चीज थी? ऊंट थे, अश्व थे, और इसके अलावा नौपथा थे, नौपथा, और क्या था? मैग्नल, ये मैग्नल भी थे। पत्थर फेंकने वाले बड़े बड़े औजार, जैसे आपने बाहुबली मूवी को देखा होगा, उस बाहुबली मूवी में बड़े बड़े शिलाओं को फेंका जाता था, वो क्या होता है? मैग्नल होता है। क्या होता है? मैग्नल होता है। बड़े बड़े पत्थरों को उठा के फेंका जाता। तो ऐसी ऐसी टेक्निक वाले वो सामान लेके आए थे जहां इन क्षेत्रों को आसानी से जीता जा सके, और इस मैग्नल को मंजानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंजानिक कहा जाता है। तो मंजानिक, मैग्नल, ये बड़े बड़े उनके पास में हथियार थे जिनसे बड़ी बड़ी शिलाओं को फेंक रहे थे। 2019 या 2020 के जो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्न में से, ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना या कौन सा तथ्य सिंध पर अरबों का आक्रमण से संबंधित नहीं है? तो उनमें 3 राइट स्टेटमेंट आए थे, एक चौथा एक गलत स्टेटमेंट आया था। आपको पुराने ओल्ड ईयर के पेपर देख सकते हैं, उनमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो इनमें यह भी था कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना में ऊंट, अश्व, नौपथा, मंजानिक, मैग्नल थे, इस कारण उसने विजय हासिल की, और काफी हद तक सही है, क्योंकि इसके माध्यम से बड़े से बड़े किले को भी आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था, बड़ी काफी सारी सेनाओं को एक साथ क्षति पहुंचाई जा सकती। आगे देखते हैं। ये तो हो गया उसका आक्रमण और उसके कारण, तात्कालिक कारण, और इस आक्रमण के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए थे, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण तो कर दिया, विजय भी हासिल कर ली, अब बाद में उसका क्या हुआ होगा, उसके आगे की घटनाएं कुछ कहानियां टाइप में है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, राजा दाहिर, इसकी 2 पत्नियां थी। राजा दाहिर की कितनी पत्नियां थी? 2। इतिहास में हमें 2 पत्नियां बताई गई, वास्तव में कितनी रही होगी इसके बारे में हमारे पास भी कोई तथ्य नहीं, किसी के पास तथ्य नहीं। एक पत्नी का नाम रानी बाई और दूसरी का नाम लाडी बाई। आपको बता दिया है कि रानी बाई ने दाहिर की मृत्यु के पश्चात में सेना का नेतृत्व किया था, और उसके बाद में उसने जोहर कर लिया था। क्या कर लिया? जोहर कर लिया था। लेकिन जो दूसरी पत्नी है लाडी बाई, इसके 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था सूर्या देवी और दूसरी पुत्री का नाम क्या था? परमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया है
और रावण क्षेत्र को जीता है, तो वहां से उसने इन तीनों को पकड़ लिया था, और तीनों को पकड़ने के बाद वे लाडी बाई को यहीं छोड़ दिया और सूर्य देवी और परमल देवी के दोनों को अपने साथ लेके गया। यानी कि दाहिर की दोनों बेटियां सूर्य देवी परमल देवी को अपने साथ लेके गया है और ले जाके किसके सामने उपस्थित कर दिया? खलीफा के सामने। और खलीफा उस समय कौन था? खलीफा वाहिद। ये आपको नाम मैंने पहले ही बता दिया था कि उस समय जो अरब का खलीफा था, खलीफा वाहिद था, और अरबों का जो सूबेदार था वो कौन था? वो भी आपको पहले ही बताया है। हाँ जी। तो खलीफा वाहिद के सामने इनको ले जाया गया। तब सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा वाहिद को कहा है कि इसने तो हमारा पहले ही कौमार है वो भंग कर दिया है। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। यानी कि अब हमें आपके पास में वेट करने के लिए लाया है, जबकि इसने हमारा कौमार पहले ही भंग कर दिया है। और इस बात से खलीफा वाहिद क्रोधित होता है, गुस्से में आता है और मोहम्मद बिन कासिम को क्या दे देता है? मृत्यु दंड दे देता है। क्या दे देता है? मृत्यु दंड। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम जिसने आक्रमण किया उसकी कहानी खत्म हो जाती। कुछ इतिहासकार इस घटना को सत्य मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार एक दूसरी ही घटना के बारे में जिक्र करते हैं। उसमें कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो मात्र 17 वर्ष का ही था और भारत पर आक्रमण करता है, सिंध क्षेत्र को जीत लेता है और उसकी वाहवाही होती है और उसका काफी नाम अरब में फैलता है। तो खलीफा वाहिद का एक भाई था, यानी अरब का जो खलीफा था ना वाहिद, उसका एक भाई था और उस भाई का नाम है सुलेमान। और अरब का जो सूबेदार है जिसका नाम है अल हज्जाज, इस अल हज्जाज से वो क्या था? इस अल हज्जाज का वो दुश्मन था, यानी उनमें आपस में बनती नहीं थी। खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान और अरब का सूबेदार अल हज्जाज, इनमें आपस में बनती नहीं थी। और स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो था इस अरब के सूबेदार अल हज्जाज का क्या था? दामाद था। इस कारण सुलेमान को यह बात पसंद नहीं आई कि अल हज्जाज जो उसका प्रबल शत्रु है उसकी वाहवाही हो और उसके दामाद की भी इज्जत बढ़े, वाहवाही हो। इस कारण से सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करवाया और उसे जेल में डाल दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दो इतिहासकार दो तरह की कहानियां देते हैं, इनमें से कौन सी वास्तविक है और कौन सी काल्पनिक है, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी पढ़ाई है। प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाता है। प्रश्न तो बस वो उन फैक्टों से पूछा जाता है जिन पर सभी इतिहासकार सहमत है। तो उम्मीद है आज आपको जितना कुछ बताया, जितनी कुछ डिटेल में बताया है, ये सारी चीज आपने पढ़कर आपको भी अच्छा लगा होगा, एक इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि इनमें से कुछ पॉइंट आपने वो भी पढ़े होंगे जो आपने पहले भी कभी नहीं पढ़े होंगे, और कुछ एक पॉइंट इसके और है उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जब इन्होंने सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, उस समय वहां के कुछ लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग भी वहां जाते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ चीजों को हमने उनसे ग्रहण किया और उन्होंने हमसे भी ग्रहण किया। तो एक तो दशमलव, एक वर्गमूल, एक घनमूल, शून्य, इन चीजों को अरब वासियों ने हमसे पहली बार सीखा था। यानी कि दशमलव, शून्य, घनमूल, वर्गमूल, इन चीजों को उन्होंने हमसे पहली बार सीखा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो शतरंज का खेल है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो शतरंज का खेल है वो भारतीयों ने अरबों से सीखा था। लेकिन इस चीज में कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि ये शतरंज का खेल प्राचीन भारत में, यानी कि
रामायण काल से या फिर महाभारत काल से हमारे यहाँ पर खेला जाता है। और अमीर खुसरो ने भी कहा है कि ये तो भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है। तो इस चीज पे ज्यादा सत्यता नहीं है, लेकिन 10 में लाभ वर्गमूल घनमूल इन चीजों के बारे में उन्होंने काफी हमसे सीखा। और कुछ किताब हैं जिनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है, उनको देख लेते हैं एक बार। एक तो है पंचतंत्र, जो नीति शास्त्र है, इसका अनुवाद हुआ है किस नाम से? कलील व दिमना के नाम से। कलील व दिमना के नाम से। यानी कि पंचतंत्र जो नीति शास्त्र की किताब, इसका नाम कलील व दिमना के नाम से हुआ है। और किस भाषा में हुआ है? अरबी में हुआ है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और किसने किया है इसको? किया इब्न अल मुकफ्फा ने। इब्न अल मुकफ्फा ने किस नाम से किया है? कलील व दिमना। जैसे यहां पर पंचतंत्र नाम दिया है, ऐसे ही अरबी भाषा में उस पुस्तक का नाम क्या दिया? कलील व दिमना। करने वाले कौन थे? ट्रांसलेट इब्न अल मुकफ्फा। एक ब्रह्मगुप्त जो थे अपने गणितज्ञ, उनकी पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडक। कौन सी? ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडक। खंड खाद्यक, खंड खाद्यक या खंड खांडक, ठीक है, दोनों नाम है। इसका भी अल हजारी, इसका अल हजारी और इब्राहिम ने अनुवाद किया है। अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया है। तो बस ये प्रश्न जरूर एक पूछा हुआ है कि पंचतंत्र का कलील व दिमना नाम से अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो किस भाषा में किया है? अरबी भाषा में किया है। किसने किया? इब्न अल मुकफ्फा ने। और ब्रह्मगुप्त की जो गणित की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक या खंड खांडक, इसका अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी ने भी अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को, इन्हीं सब फैक्ट को साथ में लेकर अब हम कह सकते हैं कि अब इस टॉपिक में से शायद ही कुछ ऐसा प्रश्न शेष है जो हमसे पूछा जाए और जिसका अपन आंसर नहीं दे सके। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है और आपने इसमें से काफी नई चीजें सीखी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और ये वीडियो से इस चैनल की शुरुआत की जा रही है, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।